ये जो क्षेत्र है गोवंडी का, उसका नाम दे दिया गया है उड़ता गोवंडी, जो कि नशे में पूरी तरह से धुत हो गया है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने अब अनशन करना शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी उनके दिल में डर नहीं है, बस उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। और इस वजह और उनके पास इतना फाइनेंशियली ये कारोबार करके इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं ना इन लोग कि ये पूरा खरीद रहे हैं अभी सिस्टम को। ये लोग अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो हम अपना गला काट लेंगे, क्योंकि नशे की आदी हो चुके हैं। अब माँ बाप को मजबूरी में कहीं से नहीं दिए तो चोरी करते हैं, दूसरे के ऊपर चाकू रख के पैसा लेते हैं और ले जाके वो किसको देते हैं, जो नशे का कारोबारी होता है। मतलब इनडायरेक्टली सबका जेब गर्म हो रहा है। देखिए, नेताओं के आश्वासन पे भरोसा नहीं है, पब्लिक के जो आज हिम्मत पब्लिक दिखाई, इस हिम्मत के ऊपर पूरा भरोसा। अगर पब्लिक इसी तरह से हिम्मत दिखाकर सड़कों पर आती रहेगी तो नेता आश्वासन और भाषण के अलावा सब कुछ दे सकता है। नेता के पास वो अथॉरिटी है। कोई नेता आकर ये कहे कि मेरा क्या, मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ, तो वो अपना पद छोड़कर इस्तीफा देकर घर जा सकता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं किस प्रकार से शिवाजी नगर में लगातार बढ़ते नशे को देखते हुए कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। आज एक दिन का भूख हड़ताल इन्होंने मांगा था और आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब में आपने देखे थे किस प्रकार से नशा इतना हावी हो गया था पंजाब में कि हर कोई नशा करता है। उसी तरीके से आज मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। अब इस चीज़ का ये जो क्षेत्र है गोवंडी का, उसका नाम दे दिया गया है उड़ता गोवंडी, जो कि नशे में पूरी तरह से धुत हो गया है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने अब अनशन करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अतिक सर, क्या कहेंगे, ये आंदोलन और भूख हड़ताल करने की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत ये पड़ गई कि शासन और प्रशासन जब सुनाई नहीं देता तो भूख हड़ताल जो है, ये गांधी जी का बताया हुआ एक मार्ग है। उस मार्ग पर चलकर हम शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ में लगातार बढ़ते नशे को देखते हुए मेरे ख्याल से गोवंडी में पहली बार ऐसे किसी ने भूख हड़ताल किया होगा। आज ये कितने दिन की भूख हड़ताल है? अगर आपकी इस भूख हड़ताल से कुछ फ़ायदा है, जिससे आप लोग की जो मकसद है उसमें कामयाबी नहीं, तो आप लोग फिर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारी बेमुद्दत भूख हड़ताल हमने डिसाइड किया है, लेकिन अभी एमपी साहब आकर आश्वासन देकर गए हैं और पुलिस जो है, हम डीसीपी को डिमांड कर रहे हैं कि डीसीपी साहब यहाँ पर आए, वो आश्वासन देवें। हमारा जो डिमांड चार्टर्ड है वो अपने हाथ से लें वो, उसके बाद हम इस भूख हड़ताल को ख़त्म करेंगे। और ये सिर्फ भूख हड़ताल तक रुकने वाली बात नहीं है। हमारी जो नशा विरोधी संघर्ष समिति जो हमने बनाया है गोवंडी मानखुर्द के, इसमें तकरीबन 350-400 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं इसके अंदर। और उसके माध्यम से हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम हो गया, रैलीज़ का प्रोग्राम हो गया, और उसके बाद सारे एरिया के जो लेटर्स कलेक्ट करने हैं, जैसे सामाजिक और राजनीतिक लेटर्स होते हैं उनके, वो लेटर्स कलेक्ट करके एनसीबी के साथ मीटिंग करना, कंटिन्यूसली एनसीबी के साथ फॉलोअप में रहना, और जो नशा विरोधी, जो नशा बेचने वाले लोग हैं, जो नशा बेच रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी की सीजिंग करवाना, और किस तरह से जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर वो देना। ये सारा काम हमारे आगे के मैनिफेस्टो में है, जो हम लोग नशा विरोधी संघर्ष समिति जो है वो आगे के प्रोग्राम्स करने वाला है। अच्छा, ये जो आप लोग ने कंप्लेंट बॉक्स रखा है, इसमें कौन कंप्लेंट ऐसे डाल सकता है? क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन हाइड रहेगी, क्या कुछ? इसमें हमने जो कंप्लेंट बॉक्स रखा है, काफ़ी लोगों ने इसमें लिख कर दिया है। उसमें हमने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखने से मना किया था, और सिर्फ इतना लिखा था कि आप लोकेशन बताओ कहाँ पर बिकता है नशा, ताकि ये जो कंप्लेंट बॉक्स है हम डीसीपी ऑफिस में उनके सामने खोलें और उनको हैंड ओवर करें कि भाई ये पब्लिक की तरफ से इन्फॉर्मेशन है और आप अब रेड कीजिए। तो क्या उम्मीद है आपको, जिस तरीके संजय दीना पाटिल आए थे यहाँ पर, आप लोग को आश्वासन दिए, नेताओं के आश्वासन पे कितना भरोसा? देखिए, नेताओं के आश्वासन पे भरोसा नहीं है, पब्लिक के जो आज हिम्मत पब्लिक दिखाई, इस हिम्मत के ऊपर पूरा भरोसा। अगर पब्लिक इसी तरह से हिम्मत दिखाकर सड़कों पर आती रहेगी तो नेता आश्वासन और भाषण के अलावा सब कुछ दे सकता है। नेता के पास वो अथॉरिटी है। कोई नेता आकर ये कहे कि मेरा क्या, मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ, तो वो अपना पद छोड़कर इस्तीफा देकर घर जा सकता है। और ऐसे लोगों को आने देवे जो अकेला कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। नेता अकेला नहीं होता, पूरा सिस्टम उसके साथ होता है, और सिस्टम का की प्लेयर होता है वो। जो नेता ये आकर अगर कहे कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, उसको चुपचाप हाथों में चूड़ियाँ पहन के रिज़ाइन करके घर पर बैठ जाना चाहिए। एक चीज़ मुझे बताइए, गोवंडी में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, शिवाजी नगर में, नशे से ऐसा क्या कुछ आप लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा? सबसे पहले तो हमारे को मेरा बिजनेस है पुणे के अंदर, बॉश कंपनी का मेरा टेंडर है।
गोवा के अंदर मेरा बिजनेस ऑथोराइज सर्विस सेंटर है बॉश का, तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है आप रहते कहाँ हो, तो हम आइडेंटिफाई छुपाते हैं कि चेंबूर में रहते हैं। सबसे पहला तकलीफ जो है, सबसे पहला गोवंडी का नाम से ये होता है, आइडेंटिटी नहीं कर सकते हम लोग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, और ब्लैक लिस्टेड कहा जाता है। ब्लैक लिस्टेड बनाने वाला है कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो यहाँ पे शासन कर रहा है, प्रशासन, पुलिस, बीएमसी, सब उतने ही इसके दोषी ठहराए जाएंगे जितने यहाँ पे लोग बोलते हैं। और हम क्या, हमें अधिकार नहीं है, हम देश के अंदर नहीं रहते, हमें क्या आंदोलन का, जो ये आंदोलन किया जा रहा है इसका राइट नहीं है, हम टैक्स पेयर नहीं है, हमारा भी एक कंपनी का ना फाइल है, हम भी आरटीआई भरते। ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वाले बातें करते हैं ना बैठ के अपने ऑफिस में, ये बेवकूफ बनाते जनता को। जनता को अगर कोई सही तरीके से मानों में अगर काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो जो छोटे छोटे यहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं ना वो, लेकिन उनको क्या करते, चल तेरा काम कर। इतने खबरी फैला दिए गए गोवंडी के अंदर, इतने खबरी है पुलिस के, बीएमसी के, कि लोग तंग है, लोगों को बेरोजगार है, चिंता नहीं है, लोग आज नशे में, बच्चा उनका परेशान है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ना माँ बाप परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को संभाले कैसे। सबसे बड़ा दर्द है कि वो, अगर आप कोई एक कुछ बांटने का प्रोग्राम कर दो ना गोवंडी में, तो आपके इधर लंबी लाइन लग जाएगी। क्यों लग जाती भाई, गरीबी है। अगर आप हाई फाई सोसाइटी चेंबूर में जाके कोई जूस दोगे तो नो थैंक्स, नो थैंक्स। क्यों बोलते लोग, घर से खा पी के निकलते हैं, यहाँ पे खाने को मिलता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसी के ऊपर फिर एक नशे का भी व्यापार डाल दिया गया गरीबों के ऊपर। गरीब किसके पास जाके रोएगा, गरीब किससे आ लगाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, और मैं जनता को कहना चाहता हूँ, गोवंडी के लोगों को, कि दोस्त तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं है। मेरी बहन बैठी है जन्नतून, मेरी बहन है, वो मेरे को मामा बोलता था, वो बच्चा इतना सीधा था, इनोसेंट था, लोग उसको क्या क्या बोल रहे। यहाँ के लोग कैसे हैं, मेरे को शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ रहने में भी। ऐसा दिल करता है कि अब घर छोड़ करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो जो था ना, वो लड़का हर एक के दुख तकलीफ में खड़े होने वाला लड़का था। ये भी है, सबके दुख सुख में खड़ी रहती है, और उसी के बच्चे को मारा गया बेदर्दी से। इसका जवाब कौन देगा। एक चीज़ मुझे ये बताना, आपने कहा इस क्षेत्र में गरीबी है, मानता हूँ इस चीज़ में गरीबी है, मगर ऐसे लोगों के पास नशे का पैसा कहाँ से है, जो नशा करते हैं, हत्या करते हैं, अपराधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ये लोग अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो हम अपना गला काट लेंगे, क्योंकि नशे की आदी हो चुके हैं। अब माँ बाप को मजबूरी में कहीं से नहीं दिए तो चोरी करते हैं, दूसरे के ऊपर चाकू रख के पैसा लेते हैं, और ले जाके वो किसको देते हैं, जो नशे का कारोबारी को होता है। मतलब इनडायरेक्टली सबका जेब गर्म हो रहा है। मैम कितने साल से आप इस क्षेत्र में रहते हैं। तकरीबन 20 साल से। 20 सालों में अब तक नशे पे लगाम क्यों नहीं लग रही। लगातार जो ड्रग्स पेडलर है वो सक्रिय होते जा रहे हैं, और उसके कारण जो साधारण लोग हैं उनके बच्चे को अपना खून देना पड़ रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है, आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है। क्या लगता है आपको इन 20 सालों में ऐसा क्या कुछ हो रहा है। देखिए, पहले तो 20 साल तो नहीं लगे ये होने के लिए, गए मुझे लगता है पिछले 10 सालों में है जो नशा एकदम आम हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो नशा बेच रहे थे ना, पहले थोड़ा डर था उनके दिल में, लेकिन 10 सालों से ऐसा उनके दिल से, दिलो दिमाग से खौफ निकल गया है। वो नहीं, मतलब बिल्कुल भी उनके दिल में डर ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी उनके दिल में डर नहीं है। बस उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना। और इस वजह, और उनके पास इतना फाइनेंशियली ये कारोबार करके इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं ना इन लोग, कि ये पूरा खरीद रहे हैं अभी सिस्टम को, और अपना सेफ्टी कर रहे हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है ये इतना सक्रिय क्यों हो रहा है, इनके पीछे कौन है ऐसा जिसका आप नाम नहीं ले रहे हो, या पुलिस इनका क्यों सपोर्ट करती है। क्या पुलिस को पता नहीं है। आप 20 सालों से इधर रहते हैं, मेरे ख्याल से आप ये पूरा क्षेत्र जानते रहेंगे, कोना कोना जानते रहेंगे, कौन से घर में कौन रहता है वो भी जानते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपने कभी कुछ कंप्लेंट किया। आज अचानक से ऐसी नौबत आ गई है कि आप लोगों को उपोषण करना पड़ रहा है।
बहुत कंप्लेंट्स किया, बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वो बस दिखावे के लिए जाता है लेके पुलिस यहाँ से उठा के, और जैसे ही बताए पैसे से या किसी के फ़ोन के दबाव के कारण, पता नहीं किस बात से, लेकिन वो 2-4 दिन में फिर छूट के आ जाता है, और छूट के आने के बाद वो और बड़ा कारोबार शुरू कर देता है। मतलब उसको लगता है ना कि मेरे जेब में सारे लोग, और इस तरह से ये पाइलिंग अप होते हुए आज यहाँ तक एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। पुलिस से कहीं ना कहीं सुस्त रवैया, ढीलापन, या ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, आपका ये मानना जी है? जी, बेशक बेशक बेशक, और हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है कि हम भी जो आंदोलन तीव्रता आज दिखाए, हम जब ये शुरू हुआ था उस वक्त हम इतने तीव्र होते तो शायद वो पनपता ही नहीं, लेकिन हमारे बीच में रहने वाले लोग ही है जो ये इस कारोबार को एकदम धड़ल्ले से चला रही है। कोई बाहर से आके नहीं बेच रहे, यहाँ पे रहने वाले ये सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ये रहेगा मेरा आपसे। महज यहाँ से मेरे ख्याल से 300-350 मीटर की दूरी पे विधायक अबू हाशिम आज़मी का ऑफिस है, वे अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। आप लोग सुबह से यहाँ पर उपोषण पे बैठे हुए, तो उनका यहाँ तक का मतलब उनका भी फर्ज बनता है कि जो लोग उपोषण में कम से कम आगे उनसे मिले, ये उनके क्षेत्र की समस्या को लेकर बैठे, ये अपनी कोई निजी समस्या को लेकर नहीं बैठे, तो आए क्यों नहीं, क्या लगता है? वो तो उनका तो पहला काम था, क्योंकि पहले सबसे पहले हम अगर चिल्ला रहे तो पहले कान में आवाज़ उनके ही जाएगी, लेकिन वो इस पता नहीं क्यों नहीं है, उसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं, या शायद हो सकता है कि हम सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उनके आंखों में आंखें डाल के, उनको कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं है, उनको बस वही जनता पसंद है, वही तबका पसंद है जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, जो मुंडी हिला रहा है। एक नंदी बेल होता है ना, बोलो हाँ तो हाँ, बोलो नहीं तो नहीं, अगर धूप सर पे बोले नहीं बारिश हो रही है तो फिर वो उनकी जो बातें हैं वो कहने वाले उनको तबका पसंद है, सवाल पूछने वाला पसंद नहीं है। इसीलिए सुबह से हमारी सुध लेने एक औरत, मैं उसमें एक लेडी बैठी थी, बाकी सारे मेरे भाई थे, एक में लेडी बैठी थी, मुझे थोड़ी तो उम्मीद थी कि कोई आए सुध ले, लेकिन वो आए नहीं। और थोड़ा कुछ दूसरा कुछ होता है तो वो बरोबर पहुंच जाते, किसी का बर्थडे में केक काटने या किसी के कोई प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और हम जनता भूखी प्यासी बैठी है तो कोई आके सुध नहीं ली उन्होंने। मैं अक्सर देखता हूँ इस तरीके का जो उपोषण पे बैठते हैं, जैसे भी आप लोगों को एक ही दिन का समय मिला है, जबकि आप लोगों को काफ़ी टाइम का समय मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिला। अगर आप जिद करके बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिटेन कर लिया जाएगा, जेल में डाल जाएगा। क्या अबू हाशिम आज़मी को इसी का भी डर है क्या उन्हें भी डिटेन करके अगर वो यहाँ पर आते हैं, लोग जमा हो जाते हैं? उनके ऊपर देखिए 15 साल से वो यहाँ से विधायक है, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या ऐसा कोई केस नहीं है पूरे 15 साल में, अभी तक का नहीं है। बाकी हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर 3 केस है, बाकी भी लोगों पे बहुत सारे केसेस थे। वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ना, लेकिन तो नेता को करना ही होता है ना, जनता की आवाज नेता होता है। अगर वो डरने लगे तो जनता क्या करे? फिर तो हम तो एकदम घर के अंदर से, हम तो घर के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर वो इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद डर रहे हैं तो फिर हम जनता सोचिए ना, हमने कहाँ पे अपना जिगर रख के बैठे हैं आज सुबह से, हम निकल सकते तो क्या उनको इतना डर है? एक आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज के उपोषण से संजय दीना पाटिल ने आश्वासन देकर गए, अगर ये आश्वासन आपका पूरा नहीं होता है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम देखिए, ये हमारा पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है, मैं अकेली डिसीजन मेकर नहीं हूँ, और भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए मेरे भाई हैं, तो हम कलेक्टिवली बैठेंगे और अपनी आगे की मुहिम तय करेंगे कि हमको फिर सड़क पे उतरना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। यहाँ पर जैसे कि हमने दिखाया था हत्या का मामला, अहमद की मम्मी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता है, ना मैं समझ सकता हूँ ना कोई समझ सकता है। इनका दर्द यही समझ सकता है क्योंकि इन्होंने अपना बच्चा खो दिया है नशे को लेकर। मैम, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल की जा रही है, भले ही देरी से सही, आपने अपना बच्चा खो दिया है, क्या कहेंगे? मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं कोशिश में यही लगी हूँ कि मेरा नहीं इंसाफ हुआ तो मैं आगे दिल्ली तक जाऊँगी, इंसाफ चाहिए ना, मेरा बच्चा मरा और किसी का बच्चा ना मरे। पूरी तरह से नशा मुक्त होना चाहिए, पूरा नशा मुक्ति बंद होना चाहिए। आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का न जाए। बहरहाल आपने यहाँ के लोगों को सुना, इनका साफ तौर पे यही कहना है
कि अगर नशा नहीं बंद होता है तो कहीं ना कहीं ये दोबारा उपोषण पे बैठेंगे और फिर हटेंगे नहीं जब तक। और साफ तौर पे इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन और ड्रग्स पेडलर की मिली भगत होती है, क्योंकि ड्रग्स पेडलर को लेके जाया जाता है और बाद में कुछ समय में उसे छोड़ दिया जाता है, जिसकी उससे उसका मनोबल और बढ़ जाता है, तो और बड़े पैमाने पर नशे के वारदात को अंजाम देने लगता है। अब देखना ये रहेगा कि जो डीसीपी इस क्षेत्र के डीसीपी जोन 6 के हेमराज सिंह राजपूत सर वो क्या कुछ टीम का गठन करते हैं, इस क्षेत्र में किस तरीके से पुलिसिया गतिविधि बढ़ाते हैं और किस तरीके से नशे करने वाले कारोबारों पर लगाम लगा पाते हैं, या इसी तरीके से लुक्का छुपी का काम करते हैं।